पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों के पृथक्करण की विधियां, हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन। हम रोज के कार्यों में पदार्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं। जैसे चाय से चाय की पत्ती को अलग करते हैं, दही से मक्खन को अलग करते हैं। और अगर आपको रेत और नमक को बीन कर अलग करने के लिए कहा जाए तो यह सोचना भी असंभव है। हस्तचयन, हस्तचयन विधि का उपयोग गेहूं, चावल या दाल से कुछ बड़े मिट्टी के या पत्थर के कणों को या भूसे को अलग करने के लिए किया जाता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए पृथक्करण की यह विधि का उपयोग करना सुविधाजनक है। इस विधि में मोटे मोटे अशुद्धियां होती हैं जिनको आसानी से हाथों से निकालकर अलग किया जा सकता है। थ्रेशिंग, गेहूं, खेतों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर बना लिए जाते हैं। इसमें पहले इन्हें धूप में सुखाया जाता है। इन डंडियों में अनाज के कण लगे होते हैं। इन डंडियों को पीटकर अनाज के कणों को अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। किसान थ्रेसिंग बैलों के द्वारा भी करता है। जब फसल की मात्रा बहुत अधिक होती है तो थ्रेसिंग के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। निष्पावन विधि का उपयोग किसान हल्के और भारी पदार्थों को अलग करने के लिए करते हैं। उसे के हल्के कण हवा से उड़कर दूर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और अनाज के भारी कण होते हैं, इसलिए वो पास में ही गिर जाते हैं, जैसे कि इस इमेज में दिखाया गया है। जो भूसा बचता है, इस भूसे का इस्तेमाल जानवरों के चारे के रूप में किया जाता है। चालन, चालन की विधि का उपयोग हमारे घर में रोटी बनाने के लिए आटे को छानने के लिए चालनी का उपयोग किया जाता है। इस चालनी से चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को अलग कर देती है। इसी प्रकार घर या बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए रेत को छानने के लिए बड़े बड़े चालनों का उपयोग किया जाता है, जिससे रेत में स्थित कण तथा पत्थरों को अलग कर लिया जाता है। अवसादन तथा निस्तारण, जब चावल को पकाने से पहले उसे धोया जाता है। जब चावल को पानी में डाला जाता है तो चावल में चिपके धूल के कण हल्के होने के कारण पानी में ऊपर आ जाते हैं और चावल भारी होता है, इसलिए चावल नीचे रह जाता है। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं। अवसादन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें भारी पदार्थ नीचे बैठ जाता है और हल्का पानी के ऊपर तैरता रहता है। फिर चावल और पानी वाले बर्तन को थोड़ा तिरछा कर लेते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है। इसको बिना हिलाए पानी को निकाल देते हैं। इस क्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्यंदन या फिल्ट्रेशन, जब हम घर में चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के बाद हम चाय को चाय की पत्ती से अलग करने के लिए छन्नी का उपयोग करते हैं, तो इससे चाय और चाय की पत्ती अलग हो जाती है। इस क्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जब हम फलों का रस पीते हैं तो रस को बीज और उसके ठोस पदार्थ से अलग करने के लिए भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है। वाष्पन, जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसमें भाप निकलती है, इसे वाष्पन कहते हैं। समुद्र के पानी में काफी मात्रा में लवण होते हैं। साधारण नमक भी एक लवण है। समुद्र के पानी को बड़े बड़े गड्ढों में भर दिया जाता है, फिर इसे धूप में वाष्पीकरण के लिए छोड़ दिया जाता है। जब सारा पानी वाष्प हो जाता है, मतलब भाप बनकर उड़ जाता है, तो बाद में नमक रह जाता है। इस प्रकार हमें वाष्पन की विधि से नमक
प्राप्त होता है। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब रेत को नमक से अलग करने के लिए हस्तचयन विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों का साइज बराबर होता है, रेत के कणों का भी और नमक का भी। इसके लिए क्या करेंगे, हम पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले रेत और नमक में कुछ पानी मिला देंगे। इसके बाद निस्यंदन और निस्तारण विधि से नमक वाले पानी को अलग कर देंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। निस्तारण विधि से इसको अलग कर दिया। फिर इस नमक वाले पानी को केतली में भरकर केतली का ढक्कन बंद करके गर्म करते हैं, जैसे इसमें कर रहे हैं। केतली की टोटी से धीरे धीरे सारी भाप निकल जाती है और केतली में नमक रह जाता है उसकी तली पर। गैस को द्रव में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। जैसे ठंडे पानी के गिलास के बाहर पानी की बूंदें जम जाती हैं, या सर्दियों में सुबह सुबह पत्तियों पर ओस पड़ती है, तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। संतृप्त विलयन। जब हम पानी के गिलास में 1 चम्मच नमक घोलते हैं तो यह आसानी से घुल जाता है और दिखाई नहीं देता। अब अगर हम इसमें लगातार नमक घोलते रहें तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब नमक घुलना बंद हो जाता है, तब इसे संतृप्त विलयन कहेंगे। जब उसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा तो वो एक संतृप्त विलयन बन जाएगा। अब इस विलयन को अगर हम गर्म करते हैं तो इसमें नमक की कुछ और मात्रा घोली जा सकती है।